तो मेरा नाम विशाल है। मेरी इस बार ऑल इंडिया रैंक 439 आई थी यूपीएससी सीएससी 2024 में, एंड मुझे आईएएस सर्विस अलोकेट हुई है। ये मेरे बारे में था। अब प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन है वो है ये है ना, अब जैसे आप लोग यूपीएससी या बीपीएससी जिसकी भी प्रिपरेशन करते हैं, दोनों के अंदर ही ऐसे मेंस के अंदर बहुत ही क्रूशियल पेपर होता है। अब अगर बीपीएससी की बात करते हैं, इसके अंदर आपको कितने घंटे मिलते हैं, कितने एसेस लिखने पड़ते हैं, और हर ऐसे होता है 100 मार्क्स का, तो टोटल होते हैं 300 मार्क्स। अब यूपीएससी की बात करते हैं। यहाँ भी होते हैं 3 घंटे, यहाँ होते हैं, यहाँ कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, दो स्टैटिक टॉपिक आएंगे और एक भोजपुरी किसी लोकोक्ति से एक टॉपिक उठ के आएगा। तो दो टॉपिक स्टैटिक होंगे और एक टॉपिक लोकल, जो बोलचाल में जो भाषा यूज होती है उसके अंदर जो लोकोक्तियां हैं, उससे एक टॉपिक बीपीएससी से निकल के आता है, ठीक है। अब यूपीएससी की बात करते हैं। तो अब यूपीएससी के अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे भी स्टैटिक टॉपिक्स आया करते थे, अब है ऐसा, अब इसमें होता क्या है कि इसमें अब 4 टॉपिक्स मिलते हैं। इसमें से आपको एक एक लिखना पड़ता है। यहाँ पे भी वैसा ही रहता है। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जैसे सेक्शंस बने रहेंगे। मान लो ऐसे क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ सेक्शन ए होगा, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 ऐसे 4 डिफरेंट टॉपिक्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। आपको इन चारों में से किसी एक पे ऐसे लिखना पड़ेगा। उसी तरह सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। तो 3 सेक्शन, हर सेक्शन में से एक एक ऐसे आपको लिखना है पेपर के अंदर। अब देखो 3 ऐसे हैं तो और 3 घंटे हैं, तो समझ में आता है हर ऐसे के लिए 1 घंटा देना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एक ऐसे बीपीएससी में लिखना है। बट यूपीएससी में उस तरह का केस नहीं है। यूपीएससी में आते हैं 2 ऐसे, बट 2 ऐसे होते हैं वो फिलोसफिकल नेचर के होते हैं मोस्टली। अब फिलोसफिकल टॉपिक से क्या समझते हो, क्या होता है फिलोसफिकल टॉपिक्स? कोई एग्जांपल दे सकते हैं एक आध? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, मतलब वो तो फिलोसफी का आपने डेफिनेशन बता दिया, दार्शनिकों का। पर उस तरह के कुछ कोटेशंस, जैसे सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। अब इस तरह के कुछ मुहावरे कुछ यहाँ पे लिख के दे देंगे आपको, और आपको उसके ऊपर कुछ 1000 से 1200 वर्ड का, ये यूपीएससी की बात है, वर्ड्स का ऐसे इसमें आपको लिखना पड़ेगा फिलोसफिकल टॉपिक्स पे। यहाँ पे टॉपिक्स रिलेटिवली सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू यूपीएससी। यहाँ पे नॉर्मल जो टॉपिक्स आएंगे वो सेंटर्ड होंगे विमेन पे, क्लाइमेट चेंज पे, टेक्नोलॉजी पे। मतलब यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो मोस्टली आपने पढ़े होते अपने क्लासेस में, आप यहाँ पे इनके बारे में सुनोगे। बट ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आप थोड़ा कम सुनते हैं। अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये फिलोसफिकल वाला पार्ट, ये आपको यहाँ पे बीपीएससी में ही पूछा आता है। बट वो जो थर्ड जो ये वाला टॉपिक है ना, एक टॉपिक जो लोकल मुहावरे, लोकल लोकोक्तियों से जो आते हैं, इसमें जनरली फिलोसफिकल ही इससे रहता है। उसका मतलब बस भोजपुरी में लिखा हुआ रहेगा, बट उसको जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें फिलोसफिकल ऐसे वाली स्ट्रैटेजी ही आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी।
तो आप इसका मतलब समझो कि इसका मतलब या तो अगर आप बीपीएससी कर रहे हो या यूपीएससी कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको फिलोसफिकल और स्टैटिक दोनों तरह के ऐसे लिखने आने चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और ऐसे की अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये ऐसा एक यही एक सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम टाइम देके सबसे ज़्यादा आउटपुट लाया जा सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप GS1 देखोगे, अच्छा मेरे को पहले ये बता दो कि यहाँ पे कितने लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेन फोकस किस पे है? यूपीएससी। मेन फोकस बीपीएससी किसका है अभी? नहीं नहीं, मतलब जैसे आप प्राइमरीली एक एग्जाम पे फोकस कर रहे होते हो, दूसरा एग्जाम होता है कि दे देंगे आधे अधूरे मन से, एक एग्जाम पे आप टारगेट कर रहे होते हो, तो वो एक टारगेट वाला एग्जाम कौन सा है? बीपीएससी या यूपीएससी? बीपीएससी। इधर गर्ल साइड से बीपीएससी कितने लोगों को, थोड़ा हाथ उठा दो, समझ में आ जाएगा। आप प्राइमरीली यूपीएससी, ठीक है। और इधर बाकी सर आप सिर्फ यूपीएससी, ओके, और बाकी लोग बीपीएससी, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो ऐसे आपको अभी रिलेटिवली आप लोग के लिए कम इंपॉर्टेंट होगा, बट स्टिल समझ लो, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से गेम नहीं जीत सकते, मेंस में जीतना ही पड़ेगा। तो मेंस में आप देखो, अगर GS1 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या क्या होता है, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी क्या मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर, ये दोनों पार्ट होगा। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, और फिर लास्ट में DI। तो ये GS1 का पार्ट होगा। GS2 में अगर आप देखोगे तो पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब और भी जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत सारे GS2 के अंदर भी आते हैं, मतलब वो बहुत ही डायनेमिक पार्ट है। इकोनॉमिक्स वगैरह भी, हाँ ट्रू। तो GS2 के अंदर इतना सब पढ़ोगे तब जाके अच्छे मार्क्स ला पाओगे, बट ये पेपर है, इसके अंदर सिर्फ एस्से है और इसके अंदर सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस आपके मैटर करती है। अगर आप ये यहाँ से आपने अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पे बस आपको फ्लो में लिखना आना चाहिए। अगर आप फ्लो में लिख देते हो तीनों एस्से को, तो बीपीएससी के अंदर थोड़ा टाइम क्रंच भी होता है, क्योंकि 3 घंटे में 3 ऐसे लिखना है। यूपीएससी के अंदर थोड़ा टाइम क्रंच कम रहता है, यहाँ पे आप सोच सोच के अच्छे से लिख सकते हो, बट बीपीएससी में थोड़ा भागम भाग है, वहाँ पे 3 घंटे में 3 ऐसे लिखना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। अब देखो, अब बात करते हैं लिखना कैसे है। तो पहले दो तरीके कैसे होते हैं सब समझ गए, एक स्टैटिक एक फिलोसफिकल। समराइज कर दे रहा हूँ बस। अब स्टैटिक और फिलोसफिकल दोनों जगह पूछे जा रहे हैं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ध्यान दोनों पे ही देना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। देखो जनरली बीपीएससी के अंदर लिखा रहता है 1000 वर्ड्स, और यूपीएससी में लिखा रहता है, तो जनरली अगर आप 1000 वर्ड्स लिख देते हो तो आप मोर और लेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्ड्स लिख दे रहे हो किसी भी ऐसे को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब देखते हैं, अब 1000 वर्ड्स के लिए कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली माने चलो एक एवरेज बच्चा, इरेस्पेक्टिव फॉन्ट साइज बड़ी हो या छोटी हो, 100 वर्ड्स के आसपास एक पेज में लिख लेता हो। अब देखो, अब हो सकता है कि अगर आप बहुत ही छोटे छोटे लिखते हो तो आप 120 लिख देते होगे, आप थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हो तो 80 लिखते होगे, बट एवरेज साइज यही है। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पर लाई करते होंगे जो 100 वर्ड्स लिखें एक पेज। तो अगर आपको 1000 पेज का ऐसे लिखना है तो आपको कितने पेज लिख रहे होंगे? तो बेसिकली आपको किसी भी टॉपिक पे 10 पेजेस लिखने आने चाहिए, तभी ऐसे आप लिख पाओगे। अब इन 10 पेजेस को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 10 पेज बना लेता हूँ। कितने हो गए, 1 2 3, हो गया क्या? एक और, जैसे ये 10 पेज है मेरे पास, इन 10 पेज अगर मैं अगर फिल कर देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट पेज
एंड यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। कैसा कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे बॉडी लिखते हैं, सब बात करता है। पहले मैं पेजेस समझ लो कैसे कैसे फिल करने पेजेस। तो फर्स्ट 1.5 पेज तक आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद यहाँ से जो एसे की डिमांड, जो आपने इंट्रोडक्शन मान लो कोई स्टोरी वगैरह से लिखा, तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये इस बॉडी, ये इस एसे टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है आप इतने देर में समझाओगे। यहाँ से आप बॉडी के अंदर मूव कर जाओगे, बॉडी पार्ट के अंदर। ऐसे चला दो, अगर कोई रिमोट है वैसे आप। यहाँ से हम बॉडी पार्ट में मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे बॉडी। अब आप यहाँ से ये पेज, ये बॉडी, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ कनेक्टिंग स्टेटमेंट होगा, ताकि आप इंट्रोडक्शन से बॉडी तक मूव कर जाओ। ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे बॉडी, यहाँ से स्टार्ट हो जाए आपका कंक्लूजन, और इस पेज के यहाँ तक आप कंक्लूड कर दोगे। समझ आ रहा है? मतलब अगर मोटा मोटा देखो तो 1.5 पेज इंट्रोडक्शन, 1.5 पेज कंक्लूजन, और बीच के 1.5 3 हो गए, बीच के 7 पेज हम बॉडी लिखेंगे। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक आइडियल ऐसे के अंदर। अब देखो होता क्या है ना, कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाए जिसके अंदर थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो सकता है 2 पेज चला जाए, तो उसके से परेशान नहीं होना है। हो सकता है ये एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है बस, मतलब ऐसा ट्राई करना कि फॉलो हो जाए। बट ऐसे के डिमांड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं। जैसे ये इंट्रोडक्शन यहाँ की जगह यहाँ खत्म हो गया, तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि मेरा यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुँच गया। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, हो सकता है कभी इंट्रोडक्शन इसी पेज पे खत्म हो जाए। तो दोनों केसेस पॉसिबल है। बट कंक्लूजन ट्राई करना कि 1.5 पेज लंबा हो, वरना ऐसा लगता है कि सडनली आपने बॉडी पूरा अच्छे से समझाया एंड देन वो अचानक से खत्म हो गया। तो वैसा फील नहीं होना चाहिए। एक स्मूथ फ्लो होते हुए आराम से एंड होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ अब ऐसे का एंड आ चुका है। वरना ऐसे पढ़ते 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 लगता है अरे अचानक से खत्म हो गया पेज, पढ़ते वो और ढूंढ रहा होता है कि और थोड़ा कुछ लिखा होगा, एंड अचानक से वो पेज खत्म हो जाता है। तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए, वैसे में लगता है कि आधा अधूरा है इससे। तो इसलिए 1.5 पेज का कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कैसे क्या लिखना है। अब जैसे जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करोगे? तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप अपने अलग अलग जीएस सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो, तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आप जब पढ़ते हो ना तो इसकी आपका नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, अब इसमें क्लाइमेट चेंज अच्छे से डिस्कस किया होगा, मतलब बीपीएससी पढ़ो या यूपीएससी पढ़ो, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज अच्छे से डिस्कस होगा। अब जब भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आए या ऐसे आए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो आप यहाँ से टॉपिक्स उठाओ। जैसे जब यहाँ पे जब पढ़ोगे तो आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर सवाल आया, इन्वायरमेंट में कुछ भी सवाल आता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह पे सवाल आ गया, आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। अफॉरेस्टेशन के ऊपर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी पढ़े होगे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी पढ़ा होगा, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी पढ़ा होगा, उसको ठीक करने के लिए कम्युनिटी का क्या रोल है वो भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आ जाएगी। जो भी आपका कंटेंट जो आप ये जीएस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हो, ये बॉडी पार्ट का आपका कंटेंट हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, हमें जनरली बोला जाता है कि जो हम जीएस सब्जेक्ट्स में जो आंसर्स लिख रहे हैं वो हम कैसे लिखते हैं? पॉइंट वाइज मैनर में। क्या ऐसे भी हम पॉइंट वाइज मैनर में लिखेंगे? नहीं, ऐसे हम लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेट में। अब जब भी आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो ना, तो फिर
बॉडी एक पैराग्राफ से या फिर एक आइडिया से दूसरे आइडिया के बीच जब मूव कर रहे हो तो बीच में कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स होने चाहिए, वरना ऐसा लगता है कि आपने एक बार डिस्कस करी फिर अचानक से वो बात खत्म हुई एंड आप तुरंत दूसरी बात पर डिस्कस करने पहुंच गए, तो वो बहुत ही एब्रप्ट फीलिंग आती है। जब आपने कोई किसी स्टोरी बुक में पढ़ा होगा तो उसके अंदर अच्छे से कनेक्ट कर करके लिखा करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे करके पूरा आपको ऐसा लिखें कि आपके दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको भी उसी तरीके से लिखना है, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसिव राइटिंग। इन्फ्लुएंसिव राइटिंग का मतलब है कि जब आप लिख रहे हो तो जब पढ़ने वाले को पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि उसके दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम अ क्लाउडी नाइट वाज देयर, स्टार्स वर नॉट विजिबल। इस तरीके से जब आप लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में वो पिक्चर्स क्रिएट हो रही है कि हाँ रात का टाइम है, ऐसा ऐसा क्रिएट हो रहा है, ऊपर पूरा क्लाउडी वेदर है, आपको आसमान में देख रहे हो तो आपको तारे नहीं दिख रहे हैं, बल्ब वहाँ पे स्ट्रीट पे टिमटिमा रही हैं। तो जब भी आप देखोगे तो कुछ स्टोरीज इस फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, ये स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है। तो आपको मार्क्स ऐसा देखो, ऐसा तो नहीं कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ गलत लिख दोगे, आपने अच्छे से पढ़ रखा है आप लिखोगे भी, बट क्यों ऐसा होता है कि दो लोग जो सेम कंटेंट लिख रहे हैं, सेम जगह से पढ़ा है दोनों ने, और स्टिल एक के मार्क्स आ रहे हैं 150 और एक के मार्क्स आ रहे हैं 110। वो डिपेंड, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। एक ने ऐसा लिखा है कि दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, पढ़ के मजा आ रहा है, और एक ने ऐसा लिखा है कि बस लिख दिया है, इन्फॉर्मेशन डंप कर दी है। इन्फॉर्मेशन डंप करने से ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको लिखना इस मैनर में है कि पढ़ने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, समझ में आए, मजा आए। तो ये चीज़ है, तो ये इस चीज़ का इंपॉर्टेंट। आप देखो स्टैटिक सब्जेक्ट जब आप पढ़ लोगे जीएस के सारे सब्जेक्ट्स तो आपको इसमें पॉइंट्स की दिक्कत नहीं होगी, आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ कंटेंट होगा। बट आप राइटिंग किस तरीके से करोगे उसके ऊपर मेजर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक टाइप के ऐसे के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जीएस सब्जेक्ट्स अच्छे से पहले पढ़ाई करो, तभी आप जैसे सोसाइटी पढ़ोगे, यूपीएससी के अंदर सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, तो सोसाइटी जैसे आप पढ़ोगे आपको विमेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएंगे। अब विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, अब आपका रोल क्या है कि आप विमेन से सेंट्रिक जितने भी टॉपिक्स आज तक बीपीएससी या यूपीएससी ने पीवाईक्यू से पूछ रखे हैं आप उनको उठाओ, आप ट्राई करो कि उसके ऊपर क्या आप ऐसे लिख सकते हो विथ योर रेलेवेंट कंटेंट जो आपने पढ़ाई करा है जीएस सब्जेक्ट के अंदर। आप देखोगे कि इसको लिखने में भी आपको चैलेंजेस आएंगे, क्यों? क्योंकि आप जब इसको पढ़ रहे होगे तो आप पॉइंट वाइज में पढ़ रहे होगे, जैसे जीएस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है, बट हमें लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट में। आपकी फ्लो अच्छे से आएगी या नहीं आएगी वो आपके राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है। आप जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे विमेन है, विमेन पे ऑफ कोर्स 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, क्लाइमेट चेंज है उस पर आए होंगे क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप उठाओ और इनको लिखने का ट्राई करो खुद से, क्योंकि आपके पास कंटेंट है, सब कुछ है, बट स्टिल अगर आप नहीं लिख पाए, अगर आप एक अच्छा से नहीं लिख पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डिस्पाइट कंटेंट होते हुए आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस स्टैटिक वाले टॉपिक से बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, स्टैटिक वाले टॉपिक्स में ना हम अपना ऐसे जो है वो यूनिडायमेंशनल लेते चले जाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज के अंदर मोस्टली लोग बुरा 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 लिखते चले जाएंगे कि डेवलपमेंट की वजह से ऐसा क्लाइमेट चेंज हो गया, वैसा क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसा। बट कुछ कंट्रीज ऐसे भी जिन्होंने बहुत पॉजिटिव काम करा है, जैसे कि भूटान हो गया, वहाँ पे जो कार्बन अगर आप देखो, वो एक बात होती है कार्बन न्यूट्रल की, वो लोग कार्बन नेगेटिव हैं, जितना कार्बन वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा कार्बन वो लोग सिक्वेस्ट्रेट कर लेते हैं, तो इसकी वजह से वो लिटरली कार्बन नेगेटिव जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी आपको उसको एग्जांपल्स देने जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट इस तरीके से करवा रहे हैं ताकि क्लाइमेट को भी हार्म ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपना जो एसे का जो फ्लो है वो यूनिडायमेंशनल मत लेके जाओ, मल्टी डायमेंशनल लेके जाओ। मल्टी डायमेंशनल का यही अप्रोच होता है कि आप सिर्फ ऐसे प्लस 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 प्लस, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं उसके अंदर आप प्लस 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 प्लस, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव साइड आप दिखाते जा रहे हो। हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि किसी चीज़ का पॉजिटिव साइड ज़्यादा होता है, किसी का नेगेटिव साइड ज़्यादा होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, इसका नेगेटिव साइड ऑफकोर्स ज़्यादा है, तो मान के चलो जैसे हम 7 पेज जो बॉडी को देने वाले हैं इसमें से हम 5 पेज नेगेटिव ही लिखेंगे, लेकिन 2 पेज हमारा ऐसा भी होना चाहिए जो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हर चीज़ खराब नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो हमें अच्छे वाले पार्ट को भी दिखाना ज़रूरी है। वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को भी दिखाता है कि आप बुरी चीज़ में कुछ अच्छा भी देख पा रहे हो। ऐसा थोड़ी कि यार हर जगह सिर्फ बुराइयां ही हैं, हर जगह सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो रहा है।
अब जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब इधर आर्कटिक के अंदर आइस मेल्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे फिशेस मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अननोइंगली आर्कटिक के अंदर जो फिश वाला कल्टीवेशन है, फिश के लिए जो है वो आर्कटिक मेल्टिंग एक्चुअली पॉजिटिव थिंग है फिशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए कि यार हमेशा क्लाइमेट चेंज नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हो रहा है उसकी वजह से कुछ कुछ। तो आप इस तरीके के कुछ कुछ डायमेंशन लिखो है तो ये एग्जामिनर को भी फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा, एग्जामिनर को भी पता चला कि आप अलग तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव ही लिखते चले जाएंगे। तो आपको उन चीज़ों से बचना है, आपको एडिशनल मार्क्स इसके वजह से मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग उसके उस वाले फिलोसफिकल एसे के टॉपिक की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे पास इसके रिलेटेड डायरेक्ट कंटेंट नहीं होता है। अब जो यूपीएससी में जो पढ़ रहे हैं उनके पास एक जगह होता है जहाँ से वो इसके कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, एथिक्स। क्योंकि एथिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें एथिकल पढ़ते हैं, वहाँ पे हम थोड़े बहुत सोक्रेटिस, प्लेटो या और भी एथिकल थेरीज जो भी हैं, इसको हम यहाँ पे एथिक्स से पढ़ रहे होते हैं। तो ये हेल्प कर देते हैं एक्चुअली फिलोसफिकल एसेज लिखने के लिए। बट क्योंकि बीपीएससी में हम नहीं पढ़ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, बीपीएससी वाले क्या कर सकते हैं, देखो यार आपको टॉपर्स कॉपी से नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी वहीं से बनाया है। ये भी अपने प्रीवियस ईयर के टॉपर्स को देखते हैं, वो देखते हैं कि इन पर्टिकुलर आइडियाज पे इनके क्या थॉट्स थे। ऐसे एक ऐसे का टॉपिक का एग्जांपल मैं देता हूँ। क्या टॉपिक लिखा है यहाँ पे? क्या क्या समझते हो आप लोग इससे? पढ़ के क्या लगता है, क्या क्या लिखा है? ये एक फिलोसफिकल एस्से है जो कि मेरे साल ही आया था। एस्से नंबर 8, जाके आप लोग चेक भी कर सकते हो। यही यही टॉपिक है बिल्कुल लिटरली। कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग। ठीक है, मतलब आप एसेंस समझते हो, कुछ नहीं करने से ज्यादा, हाँ ठीक। मतलब गलत करने गलत करो, बट उसके जगह पे खाली मत बैठे रहो। खाली बैठने से बेहतर है कुछ गलत ही कर लो। ठीक है। अब देखो, अब ऐसा, अब इसको अब लिखो कैसे? अगर मैं इसको बोलूँ, ये तो मतलब ऊपर समझा दिया आपने, ये तो एक दो लाइन का बात हुई। इसको 1200 वर्ड में लिखो कैसे? चैलेंज तो ये है। कैसे, लाइक कैसे कैसे बांटोगे? बांटना तो पड़ेगा ही। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं आपसे इस पे पॉलिटिकल डायमेंशन पूछता हूँ, क्या लिखोगे इस पे? बताओ जरा। पॉलिटिकल, बेरोजगारी, पर वो इकोनॉमिक डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन में पूछ रहा हूँ। हम्म।
हम्म हम्म। और इसको यहां से कैसे लिंक करोगे? ये सही है या गलत है वो तो मतलब आप, ये तो न्यूट्रल चीज हो गई। इसका अगर पॉलिटिकल डायमेंशन में देखें तो राजनीति में आजकल हो रही भ्रष्टाचार या फिर परिवारवाद इस डायमेंशन को इसमें जोड़ सकते हैं। पर वो इस डायमेंशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ नहीं होगा, वो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ होगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। वो नेगेटिव एस्पेक्ट होगा कि वहां पे कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग है। उसके लिए मैं एक और एग्जांपल दूं, एंटी डिफेक्शन। अब देखो, मान लो कोई सा इंसान पार्टी के लिए, मतलब अपने पावर को पाने के लिए, मिनिस्टेरियल पोजीशन पाने के लिए कोई डिफेक्ट कर रहा है, इस पार्टी से उठ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, ये एक तरीके से रॉन्ग है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग मोर हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। अगर वो मान लो नहीं डिफेक्ट करता तो फिर उसको मिनिस्ट्रियल पोजीशन नहीं मिलती, वो कुछ नहीं कर पाता। बट ये ज़्यादा सही होता, क्यों? क्योंकि वो उस पार्टी से ही इलेक्ट होकर आया था। लोगों ने जनरली, देखो होता क्या ना, लोग नेताओं को कम जानते हैं, वो पार्टी को ज़्यादा जानते हैं। अगर आप भी जानते होगे तो आप जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी के चिन्ह पे वोट देते हो, ना कि उस, आपको पता होता है कि इस चिन्ह पे हमारे पास एमएलए बैठा हुआ कौन है, हम किसको इलेक्ट करें, आपको नाम नहीं पता होता किसके किसी का, आप उस पार्टी को वोट दे रहे होते हो। तो इस वजह से जो, मान लो जो नेता एक पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्ट हुआ है, वो उसको आपने क्यों इलेक्ट करा? क्योंकि आपने उसको नहीं, आपने उसकी पार्टी को इलेक्ट करा था, आपने उस पर ट्रस्ट दिखाया कि वो इस पार्टी का है। अब मान लो आपने इलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये बंदा इस पार्टी से हट के दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो इसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया, क्योंकि आपने इसको इस पार्टी के लिए वोट किया था। अब जैसे ही ये इधर से इधर चला गया तो उसने कुछ रॉन्ग किया, और इसका कॉस्ट मोर है कि अगर वो कुछ नहीं करता तो आप उसको नेगेटिव साइड में दिखाते। अब देखो, इस तरीके से तोड़ने से अच्छा ना, ये बहुत ही मोनोटोनस तरीका हो जाता है। इस तरीके से बेहतर है कि वाई क्वेश्चंस रेज करो। क्यों ऐसा बोला जाता है कि वाई कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग? ऐसा क्यों बोला जाता है? बताओ, क्यों कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग से? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? गलत करने से कुछ तो सीखने की आएगी, नहीं करने से ट्रू, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट। कुछ करेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही था या गलत था? एटलीस्ट ट्राई करें तब तो पता चलेगा, क्या पता हम सही ही कर रहे हो। तो यहाँ से अगर मान लो गलत भी कर रहे हैं तो हम लोग अपनी गलतियों से सीख के अगली बार सेल्फ इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला तो ये पॉइंट होगा। दूसरा, मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपको एक्सपीरियंस कुछ मिलेगा नहीं। एक कोट है वहीं पे, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सोक्रेट्स ने बोला था कि अपने आप को जब तक आप एग्जामिन नहीं करोगे कि आप क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो लाइफ जीने योग्य ही नहीं है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ को क्या किया? देखो, लाइफ के अंदर बर्थ सबका फिक्स्ड है, डेथ सबका फिक्स्ड है। इस बीच में आपने जो भी किया एक्चुअली वही आपके लाइफ को डिफाइन करता है। और मान लो इस बीच में आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपने एक्चुअली अपनी लाइफ को वेस्ट कर दी ना। तो लाइफ को जीने का मतलब ही तब है जब आप कुछ ना कुछ करो। अब कुछ करोगे तो कुछ गलत हो सकता है। ट्रू। तो ये एक सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट पोटेंशियल से रिलेटेड हो सकता है कि आप जैसे मान लो कोई इंसान है जिसको नहीं पता चला कि उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करे। बेटर ऑप्शन क्या है कि वो एक चीज ट्राई करे, दूसरी चीज ट्राई करे, तीसरी चीज ट्राई करे, एंड फिर फाइंड आउट करे कि उसका पैशन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अगर उसने कुछ भी ट्राई नहीं किया तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। तभी आप, अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे दोगे? तो आप देखते हो कि इंजीनियर्स जो हैं, ऐसा बोला था कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग की जगह हर जगह है। मैं भी एक इंजीनियर हूं। तो इंजीनियर्स, अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो कॉलेज में आते हैं तो हमारे कॉलेजेस में होते हैं अलग अलग सोसाइटी, कहीं पे ड्रामा सोसाइटी है। अब भाई आप सबने पंचायत देखी होगी, उसके अंदर जो अभिषेक जी हैं, जो सचिव जी हैं, वो आईआईटी खड़गपुर से थे। तो वो कैसे एक्टर बने? वो इंजीनियरिंग करने आईआईटी खड़गपुर गए थे, वहाँ पे वो ड्रामा सोसाइटी में गए, उनको पता चला कि उनका पैशन एक्चुअली इंजीनियरिंग नहीं ड्रामा है। तो वो एक्टर बन गए जाके। तो उन्होंने इसके लिए पहले ट्राई किया कि चलो पढ़ के देख लेते हैं, क्या पता इंजीनियर बनना उनका पैशन हो। बट जब आगे गए उनको पता चला कि नहीं, वो उनका पैशन था ही नहीं, उनका पैशन था ड्रामा।
तो वो फिर इसमें आ गए, क्या बोलते हैं, ड्रामा के अंदर एक्टर बन गए। तो इसलिए जब तक वो रॉन्ग नहीं कर रहे थे, इंजीनियर बन के उन्होंने रॉन्ग चीज अटेम्प्ट करा, पहले उनको पता चला कि नहीं ये तो रॉन्ग है, देन फिर वो राइट की तरफ आ पाए। इसलिए रॉन्ग करना भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तभी आप सीखोगे। तो ये आपने 2-3 पॉइंट आपने बता दिए वाई के एस्पेक्ट में। अब एक और चीज आप पूछ सकते हो कि जब इतना ही रॉन्ग है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग, ये जानते हुए भी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो सवाल उठ सकता है ना। ये जानते हुए भी कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग है, फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ कुछ गलत है, सही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताओ इसका रीजन। ट्रू, लेजीनेस, कॉन्फिडेंस, सोशल रिडिक्यूल। ट्रू, इसी इसी को लिंक कर सकते हो फियर ऑफ फेलियर से, कि हम कुछ करेंगे हम फेल हो सकते हैं। तो अब ये 3 पॉइंट्स आप बनाओ। अब इसके आप अलग अलग एग्जांपल्स दे दो। अब लेजीनेस में किसका एग्जांपल दे सकते हो? ग्रास हॉपर का आप दे सकते हो। ग्रास हॉपर एंड द एंड्स का स्टोरी सुनी है आपने? जब समर का टाइम होता है तो एंड्स हार्ड वर्किंग होती हैं, वो अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं सर्दियों के लिए। बट जो ग्रास हॉपर होता है वो उस वक्त गिटार बजाता है, एंजॉय करता है समर्स को, फिर उसको ठंड में दिक्कत होती है। तो लेजीनेस की वजह से वो कुछ नहीं करता। तो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ डूइंग, ये एक इसका एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हो। मतलब मैं लेजीनेस का एग्जांपल दिया मैंने। फिर उस तरह से कॉन्फिडेंस की आप कमी एक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ कर जाते हैं। मान लो 2 बच्चा एक अच्छे लेवल पे पढ़ के गया, दोनों का लेवल सेम है नॉलेज का। अब मैं दोनों को स्टेज पे चढ़ा दूं कि आप अपने नॉलेज को शोकेस करो, सबको बताओ पब्लिक स्पीकिंग के लिए। अब मैं आप में से भी हो सकता है 2 लोग को उठाऊं, एक जिसका कॉन्फिडेंस हाई है वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर दे जितना भी उसने पढ़ा है, एक जिसका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं है, वो अंडर कॉन्फिडेंट है, वो उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। और हम क्या समझेंगे कि जिसने अच्छे से डिलीवर किया है उसके पास ज़्यादा नॉलेज था। तो एक जो फैक्टर है वो कॉन्फिडेंस भी है। इसके वजह से लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि स्टेज फियर है। वो इंसान अगली बार वो चढ़ेगा ही नहीं कि मैं जाके बताऊं भी, तो इसलिए वो कुछ नहीं करता उस टाइम पे। फिर तीसरा, लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या सोचेंगे। अब इसके डर से तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। जैसे ही आप कोई एग्जाम अटेम्प्ट करो, उस एग्जाम में आपका रिजल्ट नहीं आता, लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इतना बड़ा हो गया अब तक नहीं हुआ कुछ, इतने साल हो गए प्रिपरेशन के अब तक नहीं हुआ कुछ। ये बोलने की वजह से अब अगली बार क्या करेगा इंसान? अटेम्प्ट करने भी जाए, या तो अटेम्प्ट करने जाएगा तो बताएगा नहीं, या अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, डर लगेगा अटेम्प्ट करने से पेपर। तो ये होता है। अब आप सोचो, अब आप फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऐसा डायमेंशन अगर आप लिखो तब इससे पढ़ने में मजा आएगा, या फिर ऐसे लिखो तब मजा आएगा? जब क्वेश्चंस रेज कर करके लिखो ना तो ऐसा लगे कि आप कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें लिख रहे हो। सामने वाले के इंसान में भी सोचने को मजबूर हो जाएगा वो सब, हाँ यार ये बात तो सही लिख रहा है बिल्कुल। आप खुद भी रिलेट कर पा रहे हो अभी जो इस तरीके से लिखो है तो। बट ये जो आप ऐसे लिखो ना, ये बिल्कुल एकेडमिक लगेगा आपको। फिर फिलोसफिकल ऐसे का सारा पॉइंट डिफीट हो गया। अब आप तीसरे डायमेंशन पे आ जाओ। क्या ये हमेशा सही है? बस एक चीज तो ये है कि कितना गलत करोगे भाई। और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लो कि कोई सा इंसान है, उसको वो नहीं समझ पा रहा कि उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, उसने स्टार्ट कर दिया गैम्बलिंग। माना कि वो गलत कर रहा है, आगे चल के हो सकता है उसको रियलाइज हो, बट क्या यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग है? वो अपने सारी प्रॉपर्टी, पैसे, सब कुछ हार सकता है यहाँ पे। और मान लो हार गया वो, तो बहुत ज्यादा हो गया ना कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग। उसको भीख मांगना पड़ सकता है, उसके पेरेंट, उसके बच्चों की फ्यूचर, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट हो जाएंगी इससे। तो ट्रू, हाँ, मतलब उसने शायद दैमाबाद पे शिफ्ट कर लिया था अपना कैपिटल, तो दौलताबाद, आई एम सॉरी, हाँ, तो दौलताबाद पे अपना कैपिटल शिफ्ट किया, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक उन्होंने पेपर करेंसी बनाया, वो भी दिक्कत थी। तो आप इस तरीके से आप बातें इस तरीके से लिखो, एग्जाम्पल्स अकेडमिक यूज कर लो। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया तुगलक का, वो बहुत राइट एग्जाम्पल है। तो ऐसे जब आप लिखोगे ना ऐसे को, तो फिर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों जरूरत है करंट लिंक करने की? आप देखो, हर जगह पे करंट अफेयर्स डालने की जरूरत नहीं है। करंट नहीं बोल कनेक्ट तो कैसे करेंगे पैराग्राफ को? फिर ये मतलब बिल्कुल ही फ्लो चेंज हो जाता है। कैसे फ्लो चेंज हो है? जैसे मान लो कि पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपने कुछ, मान लो इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, आपने कोई एनोक्डोट दे दिया,
उसके बाद में आप बॉडी के अंदर आते हो, तो वहां पे आप लिखो ना कि लेट अस नाउ डिस्कस व्हाई द कॉस्ट, व्हाई इट इज सेड दैट कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग। अब उसके अंदर आप वो सारी चीजें डिस्कस करो। अब जैसे आपने ये वाला डायमेंशन डिस्कस कर लिया, नाउ हैविंग डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर डायमेंशन, जो भी आपने डिस्कस किया, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सी व्हाई डिस्पाइट नोइंग दिस व्हाई पीपल आर नॉट टेकिंग स्टेप्स टू डू समथिंग। ऐसे करके लिखो, आप कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स डालो ना कि आप अभी ये डिस्कस करने वाले हो, फिर इसके बाद आपने ये डिस्कस कर दिया है, अब आप नेक्स्ट चीज डिस्कस करोगे, फिर आपने जैसे ये नेक्स्ट वाली चीज डिस्कस कर दी, उसके बाद में आप अपने फिर से वहां पे क्वेश्चन रेज कर दो, इज दिस थिंग ऑलवेज ट्रू। आपने क्वेश्चन रेज किया, उसके बाद आप यहां मूव कर जाओ। क्वेश्चन रेज कर करके मूव करना है। जैसे मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना वाई, आपको लिटरली वहां पे पेपर में लिखना है, बट वाई इज इट सेड दैट, ऐसे फिर ये, तो ऐसे आपका वो फ्लो नहीं ब्रेक हो।